नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। बलरामपुर में एसपी नेता की हत्या। बड़ी खबर इस वक्त की है, घर से कुछ दूरी पर गला रेतकर हत्या। पूर्व चेयरमैन फिरोज पप्पू की हत्या। तुलसीपुर नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन फिरोज पप्पू की पत्नी वर्तमान में चेयरमैन है। फिरोज पप्पू की हत्या से इलाके में दहशत। तनाव को देखते हुए मौके पर फोर्स को तैनात किया गया है। तुलसीपुर थाना क्षेत्र के पुरानी बाजार की यह घटना बताई जा रही है। तो बलरामपुर में एसपी नेता की हत्या। फिरोज पप्पू की पत्नी वर्तमान में चेयरमैन है और फिरोज पप्पू की हत्या से इलाके में दहशत है। हमारे सहयोगी सर्वेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर्वेश, क्या कुछ ये पूरा मामला है, पहले आपसे ये समझना चाहेंगे। देखिए, फिरोज पप्पू देर रात की बात है, ये लखनऊ गए हुए थे, वहां से वापस आए हैं। जो बताया जा रहा है कि अपने घर के पास जब ये पहुंचे हैं जरवा रोड पर तुलसीपुर नगर क्षेत्र में, तभी इनके ऊपर अज्ञात हमलावरों ने हमला किया है और पहले चाकू से उनकी गला रेत दी गई है। उसके बाद कई बार इनके चेहरे पर वार किए गए हैं, जिसके इनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जब स्थानीय लोग इनको अस्पताल लेकर के गए तो इनकी शरीर ढील उठ चुकी थी। डॉक्टरों ने बताया कि मृत हो चुके हैं। तो यह एक काफी निर्मम तरीके से हत्या की गई और बड़ी दुस्साहसिक वारदात की गई है, जिसको लेकर के काफी सनसनी फैल गई और दहशत भी है और तनाव काफी बना हुआ है, क्योंकि फिरोज पप्पू काफी लोकप्रिय थे और इसके पहले भी ये तुलसीपुर नगर पंचायत के चेयरमैन रहे हैं और इनकी पत्नी इस वक्त नगर पंचायत की चेयरमैन है। तो इनकी लोकप्रियता भी काफी थी और जिस तरीके से यह वारदात की गई, यह काफी दुस्साहसिक वारदात कही जा सकती है और इसको लेकर के तनाव काफी है वहां पर और मौके पर काफी फोर्स तैनात की गई है। जी चांदनी जी, सर्वेश, क्या इस बात की जानकारी मिल पा रही है वो अज्ञात लोग कौन थे जिन्होंने एसपी नेता पर हमला किया है? क्योंकि काफी देर रात की बात है, अभी पुलिस की टीमें बनाई गई हैं और इसकी पूरी जांच की जा रही है। एसपी से बात हुई है तो अभी इस मामले में खुलासा नहीं हो पाया है कि ये कौन लोग थे, किन लोगों ने इनकी हत्या की है और क्यों की गई है। जल्दी ही इसका खुलासा भी हो जाएगा, एसपी ने यह दावा किया है। लेकिन जो तरीके से वारदात की गई है ये काफी दुस्साहसिक कही जा सकती है। बिल्कुल सर्वेश, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते बात करते हैं कोरोना के बढ़ते मामलों पर। सीएम योगी ने रात को टीम 9 की बैठक की है। टीम 9 की बैठक में फैसला लिया गया है कि यूपी में फिलहाल वीकेंड कर्फ्यू नहीं लगेगा। नाइट कर्फ्यू का समय बढ़ाया गया है और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगेगा। 10वीं तक के सभी स्कूल जो है वो 14 जनवरी तक बंद रखने को निर्देश दिए गए हैं और जिन इलाकों में 1000 से ज्यादा यानी कि एक्टिव केस होंगे वहां 50% क्षमता के साथ जिम, सिनेमा हॉल खुलेंगे। बंद हॉल में शादी समारोह में 100 लोगों को मंजूरी है और खुले मैदान में क्षमता से 50% लोगों की परमिशन होगी। प्रयागराज माघ मेले को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है। श्रद्धालुओं के लिए 48 घंटे पूर्व की RT-PCR रिपोर्ट जरूरी होगी। नए नियम 6 जनवरी से लागू होंगे। पिछले 24 घंटे में यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आई है। उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया है कि अब आपको ये समझाते हैं कि पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 992 नए मामले सामने आए हैं और कोरोना से किसी की मौत की पुष्टि नहीं हुई है। नए मामलों को जोड़कर अब यूपी में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 3173 तक पहुंच गई है। इसका मतलब ये है कि कोरोना अब लगातार पैर पसार रहा है और क्योंकि पिछले हफ्ते के कोविड केसों की संख्या का करीब 3 गुना केस जो है वो सामने आया है। इसका मतलब ये भी है कि कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। पिछले एक हफ्ते में जो कोविड के कुल केसेस हैं वो 3 गुने हो गए हैं। तो तीसरी लहर है और ओमिक्रॉन का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। जिसको देखते हुए यूपी सरकार ने 6 जनवरी से आपको बता दें कि नई गाइडलाइन इंपोज कर दी है, जिसके तहत अब यूपी में कोरोना कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा और इसके साथ ही आपको बता दें कक्षा 10 तक के स्कूलों की मकर संक्रांति तक की छुट्टी दे दी गई है, लेकिन कोरोना टीकाकरण का जो अभियान है वो जारी रहेगा।
और इसके साथ ही जिला प्रशासन को नई गाइडलाइन के साथ ही निर्देश भी दिए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि 1000 कोरोना केस होने पर जिला प्रशासन को जिम, स्पा, सिनेमा हॉल, बैंकेट हॉल, शादी में सिर्फ 100 लोगों की एक साथ होने की पाबंदी, खुले ग्राउंड में क्षमता का 50% लोगों की उपस्थिति की छूट दिए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं। 1000 केस होने पर क्या बंद होगा, ये भी हमने आपको बताया। शादी समारोह में 100 लोगों को मंजूरी दी गई है। बाहर ग्राउंड की क्षमता का 50% जो है उसकी मंजूरी दी गई है। इन हालातों के बीच देश में जो कोरोना मरीजों की संख्या लगातार इजाफा दिखाई दे रही है, उसको देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में 37,389 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जबकि 11,007 लोग ठीक होकर घर लौटे हैं और 124 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। इन सबके बीच कई राज्यों में सख्ती बढ़ा दी गई है, ये भी आपको समझाते हैं। यूपी में नाइट कर्फ्यू का समय बढ़ा दिया गया है। अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू चलेगा। पंजाब में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। छत्तीसगढ़ में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सख्ती रहेगी। कर्नाटक में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। बिहार में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, जो रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक चलेगा। जबकि लखनऊ विश्वविद्यालय में मास्क, थर्मल स्क्रीनिंग को अनिवार्य कर दिया गया है। दिल्ली के जामिया यूनिवर्सिटी में टीका न लेने वालों के प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है। मुंबई में 31 जनवरी तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं और दिल्ली में मेट्रो और बस में मास्क के साथ यात्रियों को प्रवेश मिलेगा, जो पूरी क्षमता के साथ चलेगी। और मेट्रो पूरी कैपेसिटी पे चलेंगी, लेकिन एक भी व्यक्ति को बिना मास्क के अंदर अलाउ नहीं किया जाएगा। यूपी की बरेली में कांग्रेस की ओर से आयोजित मैराथन में भगदड़ मच गई, जिसकी वजह से कई छात्राओं को चोट आई है। ये मैराथन प्रियंका गांधी की लड़की हूं लड़ सकती हूं मुहिम के तहत आयोजित की गई थी, जिसमें हजारों की संख्या में छात्राओं ने हिस्सा लिया। लेकिन जैसे ही मैराथन शुरू हुई, आयोजकों के हाथ से बात निकल गई और धक्का मुक्की शुरू हो गई, जिसकी वजह से आगे खड़ी छात्राएं गिर गईं। आयोजक एक दूसरे का हाथ पकड़े रेस की शुरुआत होने का इंतजार करते रहे और छात्राएं उन्हें हटाकर आगे निकल गईं। नतीजा ये हुआ कि सबसे आगे खड़ी लड़कियां खुद को संभाल नहीं पाईं और गिर गईं, जिसके बाद तो उन्हें दोबारा उठने का मौका ही नहीं मिला। अरे बाप रे बाप। वो जमीन पर पड़ी चीखती रहीं और पीछे की छात्राएं उनके अगल बगल से रास्ता बनाते हुए आगे निकलती रहीं, जिसकी वजह से हालात और बिगड़ गए। भगदड़ में जमीन पर गिरने वाली छात्राओं को चोट भी लगी है और इस बीच इन छात्राओं को बचाने के लिए आयोजक आगे आए। लेकिन एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में जुटी हजारों छात्राओं की भीड़ से उन्हें बचाना उनके लिए टेढ़ी खीर साबित हुआ। इस दौरान भगदड़ में फंसी छात्राएं चिल्लाती रहीं, कई तो रोने भी लगी। इन छात्राओं को जैसे तैसे बचा तो लिया गया, लेकिन उन्हें गंभीर चोटें आईं, जिसके बाद उन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। घटना के बाद वहां छात्राओं के जूते बिखरे नजर आए, लेकिन इस सारी अव्यवस्था के बीच मैराथन नहीं रुकी और रेस को पूरा किया गया। यूपी में चुनाव को देखते हुए सीएम योगी लगातार विकास योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन पर लगातार जोर दे रही है। तो चलिए आज योगी आदित्यनाथ ने अपने सूबे में जनता के बीच कहां-कहां जाने वाले हैं और किन कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, ये भी आपको बताते हैं। लखनऊ में महिला पुलिस पासिंग आउट परेड में हिस्सा लेंगे, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। लखनऊ में पेंशन वितरण कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें सीएम योगी शामिल होंगे। लखनऊ से ही सिंचाई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, एक ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन भी करेंगे, स्वास्थ्य योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वहीं दिल्ली में बने यूपी अतिथि गृह का ऑनलाइन लोकार्पण करेंगे, जबकि नोएडा में संभागीय वाणिज्य कर कार्यालय भवन का उद्घाटन करेंगे। इन कार्यक्रमों के बीच आज केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी अलग अलग कार्यक्रमों में
हिस्सा लेंगे। अब आपको बताते हैं, जिनमें कानपुर में नितिन गडकरी और यूपी सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। लखनऊ में 14,300 करोड़ की सौगात देंगे, जिसकी मदद से लखनऊ और कानपुर को जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। प्रयागराज की बात करते हैं। प्रयागराज में नितिन गडकरी चित्रकूट अयोध्या वनगमन मार्ग का शिलान्यास करेंगे, जबकि लखनऊ में रघुराज प्रताप सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जालौन में किसान सम्मेलन में स्वतंत्र देव सिंह हिस्सा लेंगे और संभल में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी रैली करेंगे। यूपी में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, प्रदेश सरकार लगातार सौगातों की झड़ी लगाती नजर आ रही है और इन विकास योजनाओं के आधार पर सरकार यूपी में विकास की नई लकीर खींचना चाहती है। लेकिन ये भी सौगातें तभी पूरी होंगी जब फिर से यूपी में बीजेपी की सरकार बनेगी। इसलिए सरकार चुनाव से पहले शिलान्यास करने पर जोर दे रही है। अब आपको बताते हैं, कानपुर, लखनऊ और प्रयागराज में आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी रहेंगे, जहां वो कई विकास योजनाओं की सौगात देंगे। वहीं लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। इस मौके पर लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे। प्रयागराज में चित्रकूट अयोध्या वनगमन मार्ग का शिलान्यास किया जाएगा और इस तरह से योगी सरकार लगातार विकास योजनाओं की छड़ी लगातार लगाकर जनता के बीच एक बार फिर से जा रही है और कुछ न कुछ योजनाओं की सौगात दे रही है, ताकि एक बार फिर से जनता को अपने पक्ष में खड़ा किया जा सके। यूपी में होने जा रहे चुनावों से पहले सत्ता के लिए सियासी दलों के बीच खींचतान जो है वो जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूर्व सीएम अखिलेश यादव पर ट्विटर के जरिए हमला किया है। योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्विटर में लिखा है, अब आपको बता दें क्या लिखा उन्होंने, जब बिजली बनेगी तभी स्मार्टफोन और टैबलेट चार्ज होंगे। पूर्ववर्ती सरकारों में यदि युवा स्मार्टफोन पा भी जाते हैं तो बिना बिजली वो चार्ज नहीं कर पाते हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए ही यूपी सरकार ने नए नए पावर प्रोजेक्ट जो है वो स्थापित किए हैं। वहीं अखिलेश यादव ने इस पर पलटवार भी किया है। उन्होंने क्या कुछ लिखा है जरा ये भी हम आपको बता दें, जहां पर प्रतिभावान युवाओं की अपेक्षा उच्च शिक्षा और कौशल विकास के लिए एसपी सरकार की तरह लैपटॉप पाने की थी। प्रदेश चलाने वालों को लैपटॉप न सही से स्मार्टफोन चलाना तो आना ही चाहिए। युवाओं से पूछते हैं, ठीक कहा ना। वह यूपी में सियासी लड़ाई आयकर विभाग की छापेमारी को लेकर भी जारी है, जिस पर सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार समाजवादी पार्टी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया है कि पहले लोगों को अपने हक का पैसा नहीं मिलता था, सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार होता था, वही पैसा अब दीवारों से निकल रहा है, जिस पर योगी आदित्यनाथ ने तंज कसा है। पैसा नहीं मिल पाता था लाभार्थी को, और लाभार्थी आधा ही पैसा पाता था, बाकी पैसा इधर उधर लोगों की जेब में जाता था, भ्रष्टाचारियों की जेब में जाता था, और उन्हीं भ्रष्टाचारियों की जेब में जिनके घरों से जेसीबी लगा करके वो पैसा निकाला जा रहा है। ऐसा वही पैसा वही जाता था, लेकिन आज तो पैसा निकाला जा रहा है जेसीबी लगा करके। यानी मकान को भी नोट रखने के लिए भी उन्होंने आरसीसी की इतनी मोटी दीवारें लगाई हैं। मैं तो सोच रहा था कि कहीं डायनामाइट न लगाना पड़े। और वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। और अब बात करेंगे कौशाम्बी के चाल विधानसभा क्षेत्र के भरवारी नगर पालिका परिषद के कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी शामिल हुए। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने व्यापारी समाज को एक नसीहत दे डाली है। उन्होंने व्यापारी समाज से अपील की है कि अगर रिवॉल्वर रखते हैं तो उसकी जगह राइफल रख लीजिए, जिससे बदमाश डरेंगे। और ऐसे में सवाल है कि नंद गोपाल नंदी के बयान के मायने क्या हैं? क्या यूपी में अब भी व्यापारी समाज असुरक्षित महसूस करता है, जिसकी वजह से नंद गोपाल नंदी को व्यापारियों को राइफल रखने की नसीहत देनी पड़ी? भाइयों से कहता हूं कि आपने पिस्टल का लाइसेंस बनाया, यहाँ पर लगी है, कमर पर लगी है, शर्ट के नीचे दबी है या कोट के नीचे दबी है। कोई शराबी, कबाबी, गुंडा, बदमाश, माफिया आया और माँ बहन की गाली दिया, बर्दाश्त नहीं हुआ, निकाले और मार दिए। मार दिए तो मर गया, तो उसको तो मरना है।
वो आज आपसे नहीं मरेगा तो कल पुलिस की गोली से मरेगा, कहीं आपसी मुठभेड़ में मरेगा, आपस में लड़ेगा मरेगा, उसको तो मरना तय है। लेकिन आपने मार दिया तो भारत का जो संविधान है, जो कानून है, मैं नहीं, मेरे पिताजी भी नहीं बचा सकते। उसको मरना है वो तो मरेगा, लेकिन मैं नहीं, मेरे पिताजी भी नहीं बचा सकते आपको। आप जेल चले जाओ, और जेल चले जाओगे तो पत्नी, बच्चे, परिवार तबाह होगा। तो जैसा लिख करके देता है वैसा बोलने का काम करते हैं। लाइसेंस की बात आप कर रहे थे कि अगर एक व्यापारी अगर कोई दुकान पे असलाह लेके बैठता है, पब्लिक उसके पास जाएगी बंदूक देख के। आप कैसी बात कर रहे हो? और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।